सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आज के नए क्लास में। और आज का ये जो क्लास है हम लोग का इकोनॉमिक्स के लिए क्लास है। और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स का ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेपर बीए के लिए इम्पोर्टेंट है, बीकॉम के लिए इम्पोर्टेंट है, एएमएम के लिए इम्पोर्टेंट है, बीबीए के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ये किन के लिए कॉमन था ये मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ अगर आप बात कीजिएगा कि पटना यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपका क्लास 12th में आर्ट्स का पेपर था तो आपके लिए ये पटना यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। यानी ऑल ओवर ये जो इकोनॉमिक्स का क्लास है ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको आइडिया लग गया होगा। तो इकोनॉमिक्स का ये जो क्लास है लगभग किन के लिए कॉमन है, अगर दो लिहाजे से इसको बांटता हूं मैं। अगर पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये है बीए वालों के लिए, इट अल्सो फॉर बीबीए के लिए, ये अल्सो है एएमएम के लिए, एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, और ये अल्सो है बीकॉम वालों के लिए। ये लगभग कितने सब्जेक्ट के लिए, कितने चार कोर्सेज के लिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीयूसीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं सीएईटी के नजरिए से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका 12th में क्या था, आर्ट्स का पेपर था, या फिर जिनका 12th में कॉमर्स का पेपर था। तो अगर आपका 12th में कॉमर्स पेपर था और आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका 12th में आर्ट्स का पेपर था और अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये हर जगह क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। अब आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स के जिस सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स के जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, ये है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है पटना यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज के टेस्ट के रिकॉर्ड में कि इससे क्वेश्चन पूछा न जाए। और इसको लेकर के जो मैंने पीवाईक्यू प्रोवाइड किया है आपको हमारे ऐप पर, पीवाईक्यू में आपने पाया होगा कि ऐप में जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखिएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, मॉडर्न टाइम के इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। तो अगर आपने क्लास 12th में, क्लास 11th में अगर ये सारी चीजों को अगर आपने सही से नहीं भी पढ़ा है तो बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा। और हाँ, अगर लैंग्वेज को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, इंग्लिश या हिंदी, अगर कुछ लैंग्वेज को लेकर के इशू हो तो आप में बताइएगा। अब हम लोग फिलहाल में क्या करते हैं, अब अपने जो टॉपिक्स है टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस क्लास, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो मैंने आपको डिटेल सिलेबस का, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था, उस डिटेल सिलेबस में भी इस चीज का डिस्कशन है। तो डिटेल सिलेबस में पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, किन के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता रहा हूँ। बस स्टार्ट करते हैं इस इकोनॉमिक्स को। तो इकोनॉमिक्स का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, हालांकि हम लोग जब क्लास को खत्म कर लेंगे, जब क्लास को हम लोग एंड कर लेंगे, जब सारा चीज को पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। किस चीज का एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू का, कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या सेटिस्फिकेशनल है, मतलब क्या वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, या बस मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपके टेस्ट में आए ही नहीं, तो फिर कुछ काम का रहेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग लास्ट में पीवाईक्यू का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे मैं दिखाऊंगा कि देखिए ये मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये आपको आइडिया मिलेगा, अगर आप देखिएगा सही से, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है। मतलब मॉडर्न टाइम्स में, मतलब कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में फादर ऑफ इकोनॉमी किनको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको इंटरकनेक्ट भी करने के लिए सीखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। सबसे पहली बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसको हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं।
शॉर्ट में लिखता हूँ हिंदी को या कभी इंग्लिश में, ताकि क्या हो थोड़ा सा टाइम बच सके। और चूंकि नोट्स में इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करूंगा ही, और जो ये जितना भी सारा मैं बोर्ड्स पे बात लिख रहा हूँ, ये बोर्ड का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, एक नोट्स का भी पीडीएफ मिलेगा, तो 2 पीडीएफ मिलेगा आपको, नोट्स का पीडीएफ और इस बोर्ड के पीडीएफ, और जो मैं लेक्चरेट आपको कर रहा हूँ इस लेक्चरेशन के सपोर्ट से आपको नोट्स तैयार करना है। और अगर मैं बात करूंगा कि अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है कैसे, मीन्स इकोनॉमिक्स पढ़ना है कैसे, अगर इसके आइडियाज के बारे में, तो बेसिक बात जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का कैसे आपको पढ़ना है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के पढ़ने के तरीके के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कॉपी ले लेना है, इस तरीके से कॉपी ले लीजिएगा। और ये कॉपी स्पेशली किसके लिए होगा, इकोनॉमी के लिए होगा। फिर सेम काम लिखा जाएगा इकोनॉमी, फिर लिखा जाएगा टारगेट, मीन्स कितना क्वेश्चन आपको टारगेट है इस टॉपिक से। तो अगर आप डिटेल सिलेबस देखिएगा, डिटेल सिलेबस आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा पीडीएफ के सेक्शन में, सिलेबस के सेक्शन में। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, बीए के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब कितना क्वेश्चन सीरीज आएगा, तो बीए के लिए अगर आप देखिएगा तो लगभग आप इसमें 10 से 12, 13, 14 क्वेश्चन के आसपास रखिए बीए के लिए। इसके साथ अगर आप बीबीए के लिए देखिएगा तो क्वेश्चन का सीरीज ज्यादा हो जाएगा, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन के आसपास बीबीए से रख लीजिए। अगर आप बीकॉम वाले हैं तो फिर से अगर आप पटना, इसको मैं 2 तरीके से बांट देता हूँ क्योंकि क्लास क्या है कॉमन है, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी की ही एक पटना वुमेन्स कॉलेज है और एक पटना यूनिवर्सिटी लेती है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज प्राइवेट है तो वो अपने लेवल से टेस्ट ले रही है, और पटना यूनिवर्सिटी फुल्ली गवर्नमेंट है तो वो अपने हिसाब से टेस्ट ले रही है। लेकिन इसको पहले अगर मैं पटना वुमेन्स कॉलेज की लिहाजे से बात करूं तो कुछ इस तरीके से, पटना वुमेन्स कॉलेज में बीए के लिए आपको पता है 75 क्वेश्चन मेजर से होता है, मतलब ह्यूमैनिटीज के पेपर से होता है। तो अगर आप बीए में पटना वुमेन्स कॉलेज के लिए तैयारी करें तो आपके इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन। अगर आप बीबीए के लिए तैयारी करें तो इसको आप एवरेज मान करके चलिए कि आप 20 क्वेश्चन इसको रेंज में रखिए। अगर आप बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो आप इसको 20 से 25 क्वेश्चन रखिए, इकोनॉमिक्स से ओनली पूछा जाएगा। इसके साथ अगर आप एएमएम के लिए कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें भी आप रखिए 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास रखिए। ये सब क्या है, जो पेपर्स है बीए के लिए, बीबीए के लिए, बीकॉम के लिए, एएमएम के लिए। एंड इफ यू, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपका क्लास 12th में आर्ट्स का पेपर था, तो यहाँ से आपको रख लेना है 13 से 15 क्वेश्चन, यानी लगभग लगभग ये जो आप पहला जो कॉपी, जो आपका इकोनॉमिक्स के लिए जो आप कॉपी बनाइएगा, जो नोट्स के लिए कॉपी बनाइएगा, पहले पेज में आप जिस भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन का रेंज आपको बता दिया, आपको अपना टारगेट सेट कर देना है कि इकोनॉमिक्स से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे और इतने सारे क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। ये हो गया, सेटअप हो गया। इसके बाद ये आप टारगेट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद अच्छे से आप सिलेबस लिखिएगा, डिटेल सिलेबस, डिटेल सिलेबस मैंने आपको दिया है जिसमें अलग अलग टॉपिक है, उसको अच्छे से एकदम सजा करके आप लिख दीजिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है इस इकोनॉमिक्स में। क्योंकि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी करें, जिस भी कोर्स के लिए तैयारी करें, तैयारी हम करवा रहे हैं, लेकिन जैसे से हम आपको गाइड करें वैसे वैसे आपको चलना है। तो आप इस पहले पेज में आप टारगेट अपना लिख देना, फिर सिलेबस लिख देना। अब अगले पेज में अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब स्टार्ट हम लोग करें क्लास को, थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ गया क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्या है, ये पहला क्लास है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रो में टाइम चला गया। अब बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करें, मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र की मूलभूत बातें या अर्थशास्त्र की बेसिक बातें या बेसिक जानकारी जो आपको होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र। शास्त्र मतलब क्या होता है, पढ़ना, और अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब शॉर्ट, मतलब अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, सीधा सा कहिए। तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जहां भी जिस भी एक्टिविटीज में, जिस भी कामकाज में पैसा से मतलब हो जाए, जिसमें इकोनॉमिकली चीजें आ जाए, मतलब जिसमें पैसा कौड़ी का बात आ जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारा इकोनॉमिक्स हो जाएगा। मतलब इसको शॉर्ट में प्रिंसिपिया ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का बुक है अल्फ्रेड मार्शल का, इसमें उन्होंने ये कहा भी है कि पैसे का विज्ञान यानी धन के विज्ञान को हम लोग इकोनॉमिक्स करते हैं। तो अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन होता है, इसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से डिफाइन करूँ, ये 2 तरीके के वर्ड से बना है, इको प्लस नॉमिक्स। इसको आपका नॉमिक्स मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, नॉमिक्स मतलब सिंपल सा मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, समझना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझना। और इको का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इट मींस इकोनॉमिकल
एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज का मतलब होता है कामकाज या वैसा काम करना जिसमें क्या हो, पैसे का इनकम हो, मतलब पैसा आए या पैसा से रिलेटेड आए जाए कुछ भी हो, बात अलग है, बस पैसा का कहानी हो। तो अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स करते हैं। आई थिंक आपने इकोनॉमिक्स को समझा होगा, बहुत सिंपल था। अब आता है कि इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है इसको एक्सप्लोर किसने किया पहली बार, और इकोनॉमिक्स का जो आज के टाइम में जो इतना जो हम लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जीडीपी है, कैपिटा इनकम है, बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का क्रेडिट किनके पास जाता है? तो ये मॉडर्न टाइम्स में क्रेडिट जाता है। आज के इस मॉडर्न टाइम्स में ये क्रेडिट जाता है एडम स्मिथ को। क्या इनका नाम है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या जाता है? इसका क्रेडिट जाता है। इसलिए एडम स्मिथ को मॉडर्न टाइम्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मॉडर्न टाइम्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, और ये क्वेश्चन आई थिंक इस बार भी जरूर पूछेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना इकोनॉमिक्स का टेस्ट ही अधूरा है। तो फादर्स अगर आपके बारे में पूछे कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, देन आपको आंसर क्या देना है? ये आपको आंसर देना है, एडम स्मिथ का नाम आपको ले लेना है। इतना तक आपने जाना। आगे बढ़ते हैं। अब एडम स्मिथ की एक फेमस पुस्तक है जिसके बारे में भी बात होता है, क्योंकि वो जो फेमस पुस्तक है उसमें ये एडम स्मिथ ने बताया है कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो जो एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, इस पुस्तक का लंबा नाम है, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने बताया है, इसी पुस्तक में उन्होंने चर्चा किया है धन का विज्ञान। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ। ये इकोनॉमिक्स है क्या? तो साइंस ऑफ वेल्थ ऐसे कर सकते हैं, साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का विज्ञान है। किनके पुस्तक में बताया गया है? एडम स्मिथ की बहुत ही फेमस पुस्तक है। पुस्तक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक का नाम है, लंबा नाम है, नोट्स में आपको मिल भी जाएगा। क्या बताया? एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर ऑफ द वेल्थ, इस तरीके से पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा रिटन है? एडम स्मिथ के द्वारा रिटन है। एडम स्मिथ को अभी मॉडर्न टाइम्स का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी ये धन का क्या है? विज्ञान है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और फेमस पर्सन का स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। अब एक और पर्सन है जो कि है अल्फ्रेड मार्शल, जिनका मैंने नाम भी लिया था, अल्फ्रेड मार्शल इनको कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल इस तरीके से नाम है। और अल्फ्रेड मार्शल ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक पुस्तक का और नाम है, ये भी पुस्तक पूछ सकता है, इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किनका पुस्तक है? ये पुस्तक है अल्फ्रेड मार्शल का। ये पुस्तक है अल्फ्रेड मार्शल का एक पुस्तक है। और ये पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स ह्यूमंस का डेवलपमेंट का स्टडी है, यानी मानव का जो विकास है वो इसी इकोनॉमिक्स के कारण से होता है। तो इसको कहा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक्स है क्या? तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन का स्टडी है, यानी मानव कैसे डेवलप करे, मानव कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे इकोनॉमिकली चीजों को समझ करके वो अपना डेवलपमेंट करे। तो इसी के बारे में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल ने इसका डिस्कस किया। तो इस चीज का याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स का रिटन आपसे पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को किसने लिखा, तो आप बताइएगा अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा। और इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2 बुक्स का मैंने नाम बताया, वो आपको मिल भी जाएगा नोट्स में। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
समझने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बताइएगा ताकि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूं। अब इस इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स के स्टडी को इजी करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जैसे किसी एक आदमी का इनकम से रिलेटेड बात है, पूरे देश का इनकम से रिलेटेड बात है, किसी के सिस्टम से रिलेटेड का बात है। तो ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो डिफर करता है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के स्टडी को सिंपल करने के लिए, फॉर द सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस बी क्लासिफाइड इन मेजर टू कैटेगरीज, यानी कि इकोनॉमिक्स के स्टडी को सिंपल करने के लिए दो कैटेगरीज में बांटा गया है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर बी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इन द क्लास 12th आपने माइक्रो मैक्रो का नाम सुना होगा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम सुन करके आपने पढ़ा भी होगा। और जब सेमेस्टर 1 में जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इन ग्रेजुएशन में अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेते हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स पेपर होता है तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग बुक होता है, मैक्रो का अलग होता है। इस तरीके से आगे आगे ये स्टडी को सिंपल करने के लिए इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब होता है व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, हिंदी तो मैं बताऊंगा बीच बीच में, लेकिन चीजों को इंग्लिश के वर्ड में ही इसको याद रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश मीडियम में ही स्टडी करना है। इसलिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो कॉपरेट कीजिएगा, और बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ट्राई कर ही रहा हूँ ताकि वो उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि विच बी द माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब व्हाट बी द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट बी द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है कि बताइए, क्वेश्चन आपको दे देगा कि लेट अस सपोज, एक एग्जांपल है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इज बिलोंग्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मींस दैट इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन की इकोनॉमिकल एक्टिविटी को देखे, या स्पेसिफाइड किसी एक यूनिट की इकोनॉमिकल एक्टिविटी को देखे। मतलब कि इसको माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे, मींस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल यूनिट्स, या ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल लेवल, इस तरीके से। तो अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी, चूंकि इकोनॉमिक्स का मीन्स ही होता है कि इकोनॉमिकल स्टडी करना, मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना, उस पर डेटा तैयार करना और उससे सीखना, उससे लर्न करना। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के स्टडी को ही हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर हम लोग इकोनॉमिकल स्टडी माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं, अगर स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट पे कर रहे हैं, देन दैट बी कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे लेट अस सपोज, कैसे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे, अगर आप इकोनॉमिकल को देखते हैं कि मैंने ये पूरा सेटअप किया, मैंने इस तरीके से तैयार किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये छोटा लेवल का एग्जांपल है। तो ये किसमें बिलोंग करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिलोंग करेगा। अब अगर पूरे इंडिया का अगर आप इकोनॉमी का स्टडी करते हैं तो ये किसमें बिलोंग करेगा, ये मैक्रो में बिलोंग करेगा। मैक्रो का कहने का मतलब, अगर आप इकोनॉमिकल स्टडी को पूरे लार्ज स्केल पे करते हैं, पूरे बड़े लेवल पे करते हैं, ह्यूज लेवल पे करते हैं, then that economical activities belongs to the macroeconomics. Means what be the macroeconomics and what be the meaning of the macroeconomics, I think you understand. अब अगर इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ जो कंपोनेंट आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए। मतलब अगर आपको एग्जांपल दे दे कि बताइए कि ये क्वेश्चन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है या फिर मैक्रो का है, तो ये आपको क्लासिफाई करने के लिए आना चाहिए कि कौन माइक्रो में है या कौन मैक्रो में है। तो माइक्रो में इसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इसके गवर्निंग है, यानी जो इसके मालिक हैं, जो गवर्न कर रहे हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को चला रहे हैं, वो उसमें कोई एक पर्सन होता है, या हो सकता है ग्रुप ऑफ पर्सन हो, या हो सकता है क्या हो, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है। इसके साथ और क्या इसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में इसका रेट डिसीजन, और इसके और भी कंपोनेंट है। ये जो सारे कंपोनेंट है, इसका डिसीजन ये क्या होता है, ये स्मॉल लेवल पे होता है। मीन्स इसमें कंज्यूमर का क्या है, इसमें प्रोड्यूसर का क्या है, इसमें क्या व्यवहार है,
इसके बाद इसमें रेट का क्या वैल्यू होगा, ये सारे जो थ्योरीज है, ये सब चीज का डिसीजन है वो स्मॉल लेवल पे होता है, और वो कोई एक आदमी, कोई एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन वो क्या करता है, जज करता है। बट इस केस में ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे होता है, मीन्स इसको किसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ये किसी के मन के मर्जी से ये इकोनॉमिक्स नहीं चलता है, बल्कि ये पूरा इकोनॉमिक्स का सेटअप है। ये कह सकते हैं कि हजारों जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक जगह मिलाया जाए तो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बनता है। तो आगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में जो जो चैप्टर्स आते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे अलग से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स आएंगे जैसे आरबीआई है, रेपो रेट है, इन्फ्लेशन है, ये सब चीज आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो के बारे में अलग से फिर डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी स्टार्टिंग है। तो माइक्रो मैक्रो समझ गए होंगे। अब माइक्रो मैक्रो के बाद अब आगे समझते हैं, चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं किस चीज का, इकोनॉमिकल एक्टिविटी का स्टडी करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इस इकोनॉमिक्स को खड़ा करने वाला कौन है, मीन्स इसको स्टार्टअप देने वाला कौन है, इसको। अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं, ईए पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं, मतलब कि आर्थिक गतिविधि पढ़ते हैं। तो ये जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का स्टार्टअप किसने किया है, अब इसके बेसिस पे इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन मींस करने का मतलब उस बिजनेस के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कौन किया है, ऐसे तौर पे सिंपल से समझिए। तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई आदमी करता है या कोई पर्सन करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन करता है, मींस दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट मींस इकोनॉमिकल एक्टिविटी का जो गवर्निंग है वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मतलब उसमें गवर्नमेंट की पूरी हकदार है या उसकी मालिक गवर्नमेंट है, तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी है, कोई पर्सन भी है, जैसे अगर एग्जांपल ले सकते हैं कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में मान लेते हैं कि पैसा कोई आदमी लगाया और उसमें नियम कायदे कानून सरकार ने लगा दिया। तो इस प्रकार के जो इकोनॉमी होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है एंड कोई पर्सन भी इंक्लूडेड है, मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी इंक्लूडेड है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी इंक्लूडेड है, तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आई थिंक मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड फिर आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको आपने समझा होगा। बट यहाँ पे ये तीन चीज में जरूरी ये चीज हो जाता है। तो पहला क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सीई इसको कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी इसको एससी कहते हैं, और एक अपना क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी एमई कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आपसे डायरेक्टली इसमें पूछता है कि इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम क्या है, इसके साथ कुछ फेमस कंट्रीज के बारे में पूछता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या इकोनॉमी सिस्टम है, इसके साथ लंदन जर्मनी का क्या इकोनॉमी सिस्टम है, आयरलैंड का क्या इकोनॉमी सिस्टम है। तो इसके बेसिस पे भी कुछ आगे बात करेंगे। अब देखिएगा, ये जो इकोनॉमी का डिफरेंट वैरायटी है, जिसको हिंदी में हम लोगों ने कहा क्या कहा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको कहा क्या हमने, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हिंदी में तीनों का अपना अपना नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ रहेगा, बस यहाँ समझिए। तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है या इसका जो हैंडलिंग है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इस बिजनेस में जो पैसा लगाएगा, या फिर इसका जो हैंडलिंग पावर है, इसको जो बिजनेस को हैंडल करेगा, या कह सकते हैं इसका जो पावर है इस इकोनॉमी का, वो किसी पर्सन के हाथ में होता है, कोई एक इसका मालिक होता है, या हो सकता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा इस बिजनेस को चलाया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा चलाया जा सकता है। और इसका जो मेन एम होता है, इस इकोनॉमी का मेन एम होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना, जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ये और चीजों के बारे में नहीं सोचते, इसका मेन टारगेट होता है बस प्रॉफिट करना है, कैसे प्रॉफिट कर ले, कौन सा हम बिजनेस लगा ले कि हमको ज्यादा सा प्रॉफिट हो जाए। ये सबके बारे में नहीं सोचती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये चीज पूछेगा कि विच इकोनॉमी हैज अ मेन टारगेट, विच इकोनॉमी हैव अ मेन टारगेट फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो ये कौन सा इकोनॉमी में हो जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, इसलिए मैं बेसिक को ही पहले पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका लगभग, अगर आप बीबीए के लिए तैयारी करें, अगर 20-25 क्वेश्चन का कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से रहेगा, या 5 क्वेश्चन में मैक्सिमम इसी टॉपिक से, आज के टॉपिक से ही रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक चीज और क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन भी होता है। जैसे अगर कोई एग्जांपल मानते हैं कि कोई मान लेते हैं, मेरे ही फील्ड में ले लेते हैं, ठीक है, कि मैंने आपको पढ़ाने के लिए स्टूडियो का सेटअप किया, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर क्लासेस है, तो क्लासेस बहुत सारे हो सकते हैं, और सबके क्लासेस का क्या है, सबके क्लासेस सोचते हैं मैक्सिमाइज प्रॉफिट को लेकर के चलते हैं। तो ये जो मेरे फील्ड में, ये क्लासेस के फील्ड में सब क्लासेस खोल रहे थे, क्या है, इसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा है। और वही अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी देखिएगा, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है। जैसे रेलवे,
तो रेलवे में क्या कंपटीशन है, कोई और रेलवे चला सकता है इंडिया में? नहीं चला सकता है। तो इसमें क्या है, कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या डिमेरिट है, डिमेरिट ये कहिए, इसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होता, इसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी नहीं होता है, इसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें सबके बारे में सोचा जाता है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वैल्यू दिया जाता है, मींस ऐसा काम करो कि सबका फायदा हो, इन्वायरमेंट के लिए डैमेज ना हो। पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये सब सोचा नहीं जाता, इन्वायरमेंट को फायदा हो, घाटा हो, पेड़ कटे न कटे, इस सबसे कोई मतलब नहीं। सीधा सा मतलब है कि मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, आई हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये टारगेट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का है कि नहीं, सोशली ये इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब सबके लिए समानता होनी चाहिए। जैसे रेलवे है तो सबके लिए कोई भी जा सकता है रेलवे में, बट ये जो इकोनॉमी है इस दोनों में ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो ये अगर बात करें ये अगर बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी कंट्री ज्यादा डेवलप करता है। इसका क्यों रीजन होता है कि वहां का जो मेन टारगेट है वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। और किसी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी से अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उस देश का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो वर्ल्ड बैंक है, वो वर्ल्ड बैंक उसको डेवलप्ड कंट्री में रखी है, मतलब बहुत ज्यादा वो डेवलप्ड है। और बहुत ज्यादा डेवलप्ड क्यों कोई कंट्री कहलाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद इसको चलिए इसको भी समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ये वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में एक बैंक है जो कि क्या वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। वो वर्ल्ड बैंक मतलब वो बैंक रखा गया है इकोनॉमिकल चीजों को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है उनके लिए कॉमन बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक हर साल के एवरी ईयर के इन द मंथ ऑफ जुलाई वो एक रिपोर्ट जारी करती है, वो एक इंडेक्स जारी करती है। एंड इन दैट रिपोर्ट वो एक्सप्लेन करती है कि विच कंट्री आर द डेवलप्ड कंट्री, विच कंट्री आर द डेवलपिंग कंट्री, विच कंट्री आर द अंडर डेवलप्ड कंट्री, यानी कौन सा कंट्री बहुत ज्यादा विकसित है, कौन सा कंट्री विकासशील है, कौन सा कंट्री अभी अल्प विकसित है, मतलब विकास करना स्टार्ट ही किया है। तो ये किस पे डाटा ये तैयार करती है, तो ये डाटा तैयार करती है पर कैपिटल इनकम पे, पर कैपिटल इनकम पे, पर कैपिटल इनकम पे। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है वहां का जो आदमी है उस देश का, वहां का जो आदमी है उस देश का, उसके इनकम पर, उसके इनकम पर। जैसे कैसे, ऐसे समझिए, इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा अमेरिका है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान है। मान लेते हैं अमेरिका का आदमी, रुपया के हिसाब से देखते हैं, अपना जो इंडियन रुपी है इसके हिसाब से सोचते हैं। अमेरिका का आदमी मान लेते हैं एक साल में 5 लाख रुपया कमाया, इंडिया का आदमी एक साल में 3 लाख कमाया, और अगर पाकिस्तान का आदमी एक साल में 60,000 रुपया कमाया, बस 60K। तो इसी के बेसिस पे ये जो वर्ल्ड बैंक ऑफ है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक डेटा को लेती है, डेटा को पता करती है कि भाई किसी देश का पर कैपिटा इनकम कितना है। तो इसने पता किया अमेरिका का 5 लाख है, ठीक है, इंडिया का 3 लाख है, ठीक है, पाकिस्तान का 60,000 है। ये सोच लेती हो, इसका मतलब यहाँ इनकम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये जो देश है ये मैक्सिमम इसके पास इनकम है, मैक्सिमाइज इसके पास प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसको डेवलप्ड कंट्रीज में रख दिया जाता है। वो ये मीडियम है, इसका मतलब इसको डेवलपिंग में रख दिया जाता है। वो अभी इसमें ये डेवलपिंग उतना है नहीं, इसको अंडर डेवलप्ड में रखा जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है एवरी ईयर के जुलाई मंथ में, याद रखना है। और ये क्या करती है, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट है यही क्लैरिटी देती है कि विच कंट्री बिलोंग्स टू द डेवलपिंग कंट्री, विच कंट्री बिलोंग टू द डेवलप्ड कंट्री, एंड विच कंट्री बिलोंगिंग टू द अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो अगर आपसे पूछे कि कंट्रीज का क्लासिफिकेशन डेवलपिंग या डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कौन करती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपको वर्ल्ड बैंक बताना है। इसका रिपोर्ट हमेशा जुलाई के मंथ में आता है। और ये किस पे डिसीजन होता है, पर कैपिटल इनकम पे होता है, पर कैपिटल इनकम इसको कहते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय पे इसका डिसीजन होता है। तो इसलिए इस चीज को आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। तो ये जो अपने इकोनॉमिक मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार का मेनली इकोनॉमी होता है, जिसमें मैंने आपसे साथ डिस्कस किया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यानी अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट है, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे मैक्सिमम जो चीजें हैं वो किसी एक आदमी को हैंड ओवर कर दिया गया है। जैसे वहां का रेलवे है, एयरलाइंस है, ये सब चीजें क्या है, वो कोई एक पर्सन चला रहा है। तो वहां का जो प्रॉफिट लेवल है वो प्रॉफिट लेवल ज्यादा है, और जब प्रॉफिट लेवल ज्यादा हुआ इसका मतलब वहां के जो पर्सन है, वहां के जो आदमी है, वहां के जो पीपुल्स है जो वहां काम करेंगे, उनका बखूबी सी बात है वहां इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए सब कोई अमेरिका जाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, लेवल ऑफ इनकम ज्यादा है, पर कैपिटल इनकम ज्यादा है। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि वहां पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। और जब भी किसी कंट्री के पास मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा, तो उसके पास अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा तो वो मैक्सिमम डेवलप करेगा, और ऐसे
ऐसी स्थिति में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वर्ल्ड बैंक ने डेवलप्ड कंट्रीज के सीरीज में रख दिया। इसी तरीके से आयरलैंड है, इसी तरीके से और भी सारे कंट्रीज है, बहुत सारे कंट्रीज के नाम आपको दिए गए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में आपसे पूछ सकता है ये डेवलपिंग है या डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और ये किस बेसिस पे होता है, तो पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे होता है। रिपोर्ट किसके द्वारा आता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आता है। रिपोर्ट कब आता है, जुलाई के महीने में आता है। ये सब बात मैंने आपको बताया। इसके साथ कुछ कुछ बेसिक चीजों पे भी आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है, जैसे कंपटीशन किस में ज्यादा होता है, तो कंपटीशन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। इसके बाद कंपटीशन का लेवल किस में नहीं होता है, तो ये कंपटीशन का लेवल आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबके प्रॉफिट को देखा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, बट कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं होता। हालांकि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को लेकर के जितने भी सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को मैंने बता दिया है, बट जहां से टेस्ट में आपके लिए पूछा जाता है वैसे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मींस वैसा इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड हो एंड कोई पर्सन भी इंक्लूडेड हो। जैसे कोई सरकार का, जैसे कह सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे इंडिया के तौर पे लेते हैं, जैसे रतन टाटा कोई अगर कंपनी बना रहे हैं, मान लेते हैं कोई रतन टाटा देश के गरीबों के लिए कोई कंपनी बना रहे हैं या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस टाइम में वो सरकार का भी ध्यान रखते हैं, मतलब पब्लिक का भी ध्यान रखते हैं, अपना भी प्रॉफिट का ध्यान रखते हैं। मीन्स ऐसे पॉलिसी में गवर्नमेंट भी कहती है नहीं आप यहाँ लगाइए, आप पेड़ नहीं काटिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए। मतलब इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने भी अपना हस्तक्षेप किया, गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसमें जो पर्सन है, जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी है, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पूंजी है, जो क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी के चलते ही आज तक इंडिया क्या हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब विकास कर रहा है। और आपको ये रियलिटी बता दूं कि चीन जैसा जो देश था, इसमें पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी था, इसमें पहले सोशलिस्ट था, फिर सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट वो लगभग 1976 के आसपास में, 1976 के टाइम में यहाँ का जो इकोनॉमी सिस्टम था वो क्या था, 1976 के टाइम में वो सोशलिस्ट था। लेकिन सोशलिस्ट के बाद में सोशलिस्ट इकोनॉमी था, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बाद उसमें वहां पे चेंजेज आया, और वहां का जो इकोनॉमी सिस्टम है उसको क्या कहा गया, उस इकोनॉमी सिस्टम में उसको चेंज किया गया, और वहां का जो चीन का जो इकोनॉमी सिस्टम आया वो कैपिटलिस्ट हो गया। और जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गया, इसका मतलब बखूबी सी बात है, वहां क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और चाइना बहुत ज्यादा डेवलप, इसीलिए बीच के टाइम में चाइना बहुत ज्यादा डेवलप किया, क्योंकि वहां का जो इकोनॉमी सिस्टम था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज हुआ। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिस भी कंट्री में होता है वहां का जो पर कैपिटल इनकम है वो ज्यादा होता है। और इंडिया का क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये आपने यहाँ तक इकोनॉमिक्स के इन सारी बातों के बारे में आपने जाना है। आपको स्पेशलिटी भी मैंने आपको बता दिया है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है उसमें क्या है, कंपटीशन ज्यादा है। ये सब चीजों के बारे में बात हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी बात हो गया, एग्जांपल्स के बारे में बता दिया। इंडिया में पूछेगा आपसे कौन सा इकोनॉमी है, तो इंडिया में बताइएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। एंड कंट्रीज का क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स विकासशील देश, एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री मीन्स अल्प विकसित देश, मतलब जहां पे भी स्टार्ट ही हुआ है। और ऐसे एग्जांपल्स के जो लिस्ट है ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि कौन सा कंट्री डेवलपिंग है, कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है। और जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का याद रखिए, चाइना का याद रखिए, रसिया का याद रखिए। रसिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाइना में भी अभी फिलहाल में मिक्स्ड इकोनॉमी है। पहले वहां का था सोशलिस्ट, फिर हुआ कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट के बाद फिर वहां हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये हो गया। आगे बातें हैं, और वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में भी बता दिया। वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वो किस पे डिसाइड होता है, पर कैपिटा इनकम पे डिसाइड होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है इकोनॉमिकल कुछ चीजें, यानी किसी भी कंट्री का इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी मेनली 3 सेक्टर पे डिपेंड करता है। सेक्टर का मतलब सब पार्ट्स कहते हैं, सेक्टर का मतलब जैसे अगर किसी कंट्री, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का इकोनॉमी किस पे मेनली डिपेंड करता है, ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो इसको एग्री इकोनॉमी सिस्टम कह सकते हैं। मतलब अगर किसी देश का इकोनॉमी, अगर किसी कंट्री का इकोनॉमी किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे डिपेंड करे तो वो उसके इकोनॉमी, वो उसके जीडीपी का मेन कारण है। मतलब उसके जीडीपी यानी जो पूरा वो देश है, इसका पूरा जो इनकम है वो उस चीज पे डिपेंड किया। एक वर्ड आता है जीडीपी, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मैं रियलिटी बता दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बहुत कोई समझ पाते हैं, बहुत कोई नहीं भी समझ पाता, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस का होता है टोटल, और डोमेस्टिक का मतलब होता है जितना भी है। ग्रॉस का मतलब हुआ टोटल, इसको रखिए, ग्रॉस का मतलब टोटल, और डोमेस्टिक का मतलब है आपके कंट्री में, मतलब आपके यहां से। डोमेस्टिक का मतलब हिंदी में क्या होता है, घरेलू, इसको कहते हैं घरेलू, हिंदी में इस वर्ड को हम लोग कहते हैं घरेलू। और प्रोडक्ट को सिंपल सा मतलब समझिए उत्पाद, उत्पाद मतलब सीधा सा कहिए प्रॉफिट, या अब इसको प्रॉफिट कहिए। यानी आपके कंट्री में जो टोटल इकोनॉमी हो रहा है, मतलब जो टोटल पैसा आ जा रहा है, इसके कारण से जो टोटल आपके यहाँ से जो इनकम हुआ, इसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। शॉर्ट में ये समझिए, जीडीपी का मतलब पूरे देश का जो टोटल इनकम है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इन शॉर्ट ये बात आप समझिए। तो अगर आपके देश का जीडीपी अगर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, तो आपके यहाँ का जो इकोनॉमी है वो एग्री इकोनॉमी कहलाएगा। अगर आपके यहाँ का इकोनॉमी डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे, तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहलाएगा। और अगर आपके यहाँ का इकोनॉमी डिपेंड करता है सर्विस सेक्टर पे, तो वो सर्विस इकोनॉमी कहलाएगा। इस तरीके से तो इकोनॉमी डिपेंड जिस चीज पे करता है, उस चीज से उस देश का इकोनॉमी नाम भी डिसाइड होता है। तो अगर अब आपसे पूछे कि इंडिया में क्या इकोनॉमी है, तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में इकोनॉमी किस पे डिपेंड करता है, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। एंड ऑलमोस्ट लगभग 54% के आसपास डेटा ये बताती है ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। यानी 50% से ज्यादा जो हमारा इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करता है, किस सेक्टर पे, तो ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इसके बाद सर्विस के बारे में जानना है। सर्विस का मतलब बैंकिंग हो गया, इसके साथ अपना हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब कौन से में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, उद्योग होता है। तो ये आपने जान लिया कि ये इकोनॉमी हमारे यहाँ देश का क्या है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि अपने देश के बारे में ज्यादा पूछेगा। बगल में चाइना है और इसके साथ अमेरिका है, इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। अब इसके साथ एक और आता है ओपन इकोनॉमी सिस्टम और क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम। प्लान अनप्लान दो तीन चीज और है, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा। अब है लेटस सपोज ये हमारा इंडिया है, लेटस सपोज ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम लोग, ये क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अब आप जानते होंगे कि ये जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा भारत है, इसमें कोई भी कंट्री आकर के बिजनेस सेटअप कर सकता है। मींस कोई भी कंट्री इसमें आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। या जो हमारा इंडिया है इसमें यहाँ पे, यानी इस इंडिया में, हमारे इस कंट्री में जो हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एनीवन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और ये जो हमारा कंट्री है, ये हर देश के साथ क्या करता है, बिजनेस करता है। अमेरिका के साथ भी बिजनेस कर रहा है, रसिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है, इट ऑल्सो डील बिजनेस विद चाइना, ये सबके साथ बिजनेस कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया की जो इकोनॉमी सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी सिस्टम, यानी खुली अर्थव्यवस्था है। ये क्या है, ओपन इकोनॉमी सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी आकर के क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी आकर के बिजनेस कर सकता है। देन दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी सिस्टम। तो अगर आपसे ये पूछे कि इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम क्या है, देन यू हैव टू आंसर दैट इंडिया इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी इज अ एग्री इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी इज ऑल्सो अ ओपन इकोनॉमी सिस्टम। तो ये इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपको दो तीन चार बात मैंने आपको बताया है। और लगभग जो कंट्रीज है इस वर्ल्ड में, लगभग सबका जो इकोनॉमी सिस्टम है वो एक ओपन इकोनॉमी सिस्टम है। और अगर क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम के बारे में बात की जाए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कौन सा बंद व्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। मतलब वो कंट्री क्या करे, किसी के साथ बिजनेस नहीं करे। वो कंट्री क्या करे, किसी के साथ बिजनेस नहीं करे। उस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उस कंट्रीज में आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो वैसे इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये जितना भी इकोनॉमी का मैं डिफरेंट टाइप्स बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट टाइप्स के एग्जांपल से आपसे पूछेगा कि बताइए इंडिया कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, तीन चार ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछ देगा। तो इसलिए इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप को जरूर समझेगा। नहीं समझ में आए कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं फिर से उसको समझाने का कोशिश करूंगा। या फिर भी नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार हो रहा है, और व्हाट्सएप का ग्रुप आज रात तक सबका तैयार हो जाएगा। जितने भी सारे गर्ल्स या फिर जितने भी सारे स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़े हैं, इस ऐप से जुड़े हैं, वो सारे स्टूडेंट्स अपने डेटा को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इंश्योर भी कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम हो या जो भी कुछ पूछने का हो, आप ग्रुप से पूछ सकते हैं। इसलिए ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपना नाम, अपना फादर्स नेम, किस कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके बाद क्लास 12 में आपने क्या पढ़ा, आपका क्या नंबर है, ये सब कुछ भी आपको शेयर करना है। तो आई थिंक आपने ओपन इकोनॉमिक सिस्टम समझा होगा। क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई कंट्री है, लगभग सारे कंट्री ओपन इकोनॉमिक सिस्टम है। हाँ, तो क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा कौन, वो होगा कोई कम्युनिटी। जैसे कह सकते हैं, इसमें कोई कम्युनिटी के बारे में कह सकते हैं,
जैसे जनजाति होता है, जैसे कई सारे दक्षिण अफ्रीका में या फिर अफ्रीका में कुछ ऐसे कम्युनिटीज है जिसको दूसरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो वैसे वो क्या आ जाएंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी में आ जाएंगे। अब आगे आता है, अब आपने जाना कि हमने इकोनॉमी का स्टडी क्यों किया, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिकली नॉलेज होना चाहिए। और आदमी इकोनॉमिकली नॉलेज क्यों लेता है, अपने प्रॉफिट के लिए लेता है, अपने क्या करता है, प्रॉफिट के लिए लेता है। आज आपको इकोनॉमी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी पढ़ के रखिएगा, अगर आप इकोनॉमिकल नॉलेज रखिएगा, तो कल को कोई आपको ठग नहीं सकता है, कल को कोई आपको क्या कर सकता है, वो लूट नहीं सकता, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिकली नॉलेज होगा तो आप इकोनॉमिकली एक्टिविटीज को समझ सकते हैं, मतलब आर्थिक गतिविधियां, पैसे की लेन देन, ये सबको आप समझ सकते हैं। तो अब इकोनॉमिकली जो एक्टिविटीज है, यानी जो इकोनॉमिकली, यानी जो हम लोग इकोनॉमिकली को समझते हैं या कर सकते हैं, जो जहां पे भी हम लोग इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो ये दो तरीके से अप्लाई होता है। एक तो प्लान्ड इकोनॉमी होता है, एक क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, एक होता है प्लान्ड इकोनॉमी और एक होता है अनप्लान्ड इकोनॉमी। यानी इसको अगर आप हिंदी में समझते हैं तो योजनाबद्ध, योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधियां, योजनाबद्ध, इसको कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, यानी प्लान का मतलब होता है योजना, तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और कह सकते हैं कि बिना योजना यानी अयोजना का क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और इसको गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को इसलिए कहते हैं। अब देखिए प्लान इकोनॉमी क्या होता है, प्लान इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है प्लानिंग करके, मतलब अगर आप किसी एक टाइम पीरियड में सेट कर लेते हैं कि हमको इतना प्रॉफिट करना ही करना है, अगर आप किसी अगर आप किसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को एक टाइम के साथ क्या करते हैं, अचीव करते हैं, एक टाइम के साथ टारगेट करते हैं, देन दैट बिलोंग्स टू द प्लान्ड इकोनॉमी। और अगर ऐसा नहीं होता है देन दैट बिलोंग टू द अनप्लान्ड इकोनॉमी। जैसे कोई कंपनी क्या करता है, जैसे अगर आप लेते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी को लेते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी, लेट अस सपोज कि हमने लिया HFCL, ये इंश्योरेंस कंपनी है, और यहाँ के जो इम्प्लॉयज है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको महीने में एटलीस्ट कम से कम 10 आपको कस्टमर का आपको इंश्योरेंस कर ही देना है। तो ये जो इकोनॉमी है, ये जो इस इंश्योरेंस कंपनी का इकोनॉमी है, वो क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो एक अचीवमेंट को वो अचीव करना चाहते हैं, देन दिस बिलोंग्स टू द प्लान्ड इकोनॉमी। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो किसी टारगेट को लेकर के नहीं चलते हैं, जैसे भी इंडिया का क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी के तहत चल रहा है कि उनको क्या करना है कि आने वाले 2030 तक उनको वो एक टारगेट सेट कर लिया कि हमको इतना ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। तो वैसे सिचुएशन में वो क्या होगा, अगर आप टारगेट सेट करते हैं तो वो हो जाएगा प्लान्ड इकोनॉमी, अदरवाइज दैट बिलोंग्स टू द अनप्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी, अनप्लान्ड इकोनॉमी समझ लीजिए। एक और लास्ट है साइक्लिक इकोनॉमी। इकोनॉमी का सारा बात खत्म हो जाएगा आज, इकोनॉमी का बेसिक सारा बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास से हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, जैसे इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इस तरीके से फिर हम लोग पढ़ेंगे। फादर ये सब कुछ आपको बता दिए। अब एक और आता है जिसका नाम क्या है, साइक्लिक इकोनॉमी। साइक्लिक इकोनॉमी, साइक्लिक इकोनॉमी का हिंदी में मतलब होता है चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था, साइक्लिक इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप वैसा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करें, वैसा आप काम करें प्रॉफिट के लिए, जिससे क्या हो जाए, हमारे आने वाले फ्यूचर को भी क्या मिल सके, इसका फायदा मिल सके। मीन्स ऐसा आप एक्टिविटी करें जो कि सस्टेनेबल हो, एक्टिविटी आप ऐसा करो तो कि वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल हो मीन्स सतत पोषणीय हो, मतलब सबको उसका फायदा मिल सके उस इकोनॉमिकल एक्टिविटी से, आगे आने वाले जो फ्यूचर्स है, आगे आने वाले जनरेशन है, उनको भी फायदा मिल सके। और चीजों को साइक्लिक करने का सोचिए, ऐसा नहीं कि आप ही सब खत्म करके चल जाइए तो आगे आने वाले पीढ़ी क्या कर सकते हैं, कुछ उनको नहीं मिलेगा। जैसे अगर पेट्रोल डीजल आज ही हम खत्म कर दे, सारा पेट्रोल डीजल निकालने का खत्म कर दे, तो आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो वैसे इकोनॉमिक्स वो साइक्लिक इकोनॉमिक्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल अगर चीजों को फ्यूचर के लिए सोच के चले कि नहीं ठीक है, अभी हमारे पास पेट्रोल डीजल है, चलो ठीक है, लेकिन ये अगर हम पेट्रोल डीजल लगातार अगर हम यूज करते हैं तो इन द फ्यूचर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने अभी से एक विकल्प, एक ऑप्शन तैयार रखा कि हम लोग अब हाइड्रोजन फ्यूल बनाएंगे, हम लोग सीएनजी का यूज करेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर्स के लिए भी ये चीजें बच सके। तो ऐसे इकोनॉमी, ऐसे प्लान इकोनॉमी, ऐसे सस्टेनेबल इकोनॉमिकल चीजों को हम लोग साइक्लिक इकोनॉमी कहते हैं।
फिफ्टी हमारा साइक्लिक इकोनॉमी है। तो आई थिंक जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने इकोनॉमी के समझाए हैं, जो डिफरेंट जो इकोनॉमिक्स के जो एक्सपेक्ट थे, ये मैंने आपको समझा, ये आपने जरूर समझा होगा। और अगर इसके बावजूद अगर किसी चीज़ों को आपने नहीं समझा होगा तो उसके रिगार्डिंग आप अपने ग्रुप में बताइएगा। इसके बाद वो सारी चीज़ों को लेकर के एक डाउट सेशन क्रिएट किया जाएगा, जिसमें जिसके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपको खत्म होंगे। तो आगे वाले टाइम में वो डाउट्स आपके खत्म करा दिए जाएंगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। सो ऑल ओवर आई थिंक ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, जितने भी सारे मैंने टॉपिक समझाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। और जितना भी ये सारा चीज मैंने बोर्ड पे लिखा है, इस बोर्ड वाले जितने भी सारे पीडीएफ है, ये सारे पीडीएफ भी आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है, सारा पीडीएफ आपके पास में रहेगा। तो फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ दीज, ये जो सारे मैंने बोर्ड्स पे पॉइंट लिखा है, ये सारे सपोर्ट्स के जरिए से आप नोट्स को जरूर तैयार कीजिएगा। और नोट्स किसी भी स्टूडेंट्स का मैं नोट्स किसी दिन भी कह सकता हूँ कि आप मुझे शेयर कीजिए, इसलिए आपको नोट्स जरूर बनाना है। और जैसे जैसे मैं कोर्स को आगे बढ़ाते चलूँ, वैसे वैसे आपको भी मेरे साथ पैरेलल चलना है। कभी भी पीछे रहने का मत सोचिएगा, नहीं तो अगर आप पीछे रहने का सोचिएगा तो फिर धीरे 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 आप भी पीछे होते चल जाइएगा। और रिजल्ट होगा कि जब एंट्रेंस का टाइम आएगा तो ना आपके पास नोट्स रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े, फिर डायरेक्टली आपको डिपेंड रहना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे। इसलिए अभी से थोड़ा 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 करके मेहनत कीजिए, और एक दिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये इंश्योर रखिए, आपका एडमिशन कराना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पटना वुमेन्स कॉलेज में कराना रहे या पटना यूनिवर्सिटी में कराना रहे, वो हमारी गारंटी है। बट आपको कॉपरेट करना है, क्योंकि मैं आगे उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता हूँ जो कि क्या करते हैं, मेरे साथ कॉपरेट करते हैं। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप ही रिस्पॉन्सिबल अपने लिए नहीं ले रहे हैं तो फिर ये चीजें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए शुरू से मेरे साथ आप कॉपरेट करके रखिएगा। तो आगे आपका एडमिशन कराना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 100% हमारा ये कंफर्मेशन है कि हम आपका एडमिशन करा ही देंगे। और अगर आप शुरुआत से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहिएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। फिर आप कहिएगा कि सर एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर मेरा भी जवाब होगा कि आपने कॉपरेट नहीं किया, मेरे साथ आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो इसके कारण से फॉल्ट, हालांकि मदद करना तो मेरा काम ही है, आगे वो एडमिशन करना मेरा काम है। और ये पटना वुमेन्स कॉलेज की भी सारी लड़कियां जानती हैं जिनका एडमिशन पिछले बैच में हुआ या उससे पिछले बैच में हुआ, या फिर पटना यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को जान रहे हैं कि ये सर का क्या वैल्यू है, कैसे एडमिशन करा सकते हैं, वो सारी बात वो जानते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आगे वाले टाइम में जो भी लाइव क्लास शेड्यूल हो, उस लाइव क्लास पे क्लास को अटेंड कीजिए और अच्छे से क्लास को कीजिए, और विद इंजॉयनेस के साथ आप क्या कीजिए, क्लास को कीजिए। और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो फिर आप उसके रिगार्डिंग डाउट्स कीजिएगा। फिलहाल इस क्लास को एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू।